क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की आजादी किसी ग्रैंड डिक्लेरेशन से नहीं, बल्कि एक अनपढ़ किसान से शुरू हुई जिसने कभी ना को जवाब नहीं माना। 1917 में राजकुमार शुक्ला नाम के एक शेयर क्रॉपर ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया। वो बस बार बार आते रहे। ये कहानी है कि कैसे गांधी का चंपारण मूवमेंट भारत की आजादी की आग की चिंगारी बना। चैनल पे वापस स्वागत है। आज हम डाइव करेंगे इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में, गांधी का चंपारण सत्याग्रह। ये सिर्फ पॉलिटिक्स या प्रोटेस्ट की स्टोरी नहीं है, ये है करेज, परसिस्टेंस और कैसे ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकते हैं, उसकी कहानी। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाइए और नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए। ये सच में हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें आपके लिए फ्री, एजुकेशनल और एंगेजिंग वीडियोस बनाते रहने में मदद करता है। आपका सपोर्ट हमें ऐसा कंटेंट बनाने देता है जो आप जैसे स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। अब चलिए शुरू करते हैं ये इनक्रेडिबल स्टोरी। हमारी कहानी शुरू होती है दिसंबर 1916 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ कन्वेंशन में। सोचिए, 2301 डेलीगेट्स, अनगिनत विजिटर्स और इसी भीड़ में एक गरीब दुबला पतला किसान गांधी के पास आता है और कहता है, मैं राजकुमार शुक्ला हूं, मैं चंपारण से हूं एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट। गांधी ने चंपारण का नाम भी नहीं सुना था। वो बिहार का एक दूर इलाका था, हिमालय की तराई में, नेपाल के पास। लेकिन जो आगे हुआ वही इस कहानी को खास बनाता है। शुक्ला ने सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट करके छोड़ नहीं दिया, नहीं, वो गांधी को हर जगह फॉलो करते रहे। गांधी के कानपुर में अपॉइंटमेंट्स थे, पूरे इंडिया में कमिटमेंट्स थे, पर शुक्ला उनकी शैडो की तरह साथ रहे। जब गांधी अहमदाबाद के पास अपने आश्रम लौटे, शुक्ला वहां भी पहुंच गए। हफ्तों तक वो गांधी के पास से हटे ही नहीं, बार बार कहते रहे, एक तारीख फिक्स कीजिए। जरा सोचिए इस लेवल की डिटर्मिनेशन। एक अनपढ़ किसान पूरे इंडिया में घूम घूम कर अपने लोगों के लिए मदद लाने की जिद पर अड़ा। गांधी उनकी इस जिद और हिम्मत से इतने इंप्रेस हुए कि आखिर उन्होंने कलकत्ता में मिलने के लिए माना। और सोचिए क्या हुआ। महीनों बाद जब गांधी कलकत्ता पहुंचे, शुक्ला वहीं थे, ठीक अपॉइंटेड जगह पर बैठे इंतजार कर रहे थे शांति से, जब तक गांधी फ्री ना हो जाए। जब वे बिहार पहुंचे तो वे राजेंद्र प्रसाद के घर गए, जो आगे चलकर इंडिया के प्रेसिडेंट बने। लेकिन यहां कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। राजेंद्र प्रसाद शहर में नहीं थे और उनके नौकर शुक्ला को बस एक गरीब किसान के रूप में जानते थे, जो उनके मालिक को बार बार परेशान करता था। तो उन्होंने शुक्ला और उनके साथ ही, जिन्हें वे भी एक और किसान समझ रहे थे, को आंगन में रहने दिया। उन्हें पता ही नहीं था कि ये किसान गांधी हैं। इतना कि उन्होंने गांधी को कुएं से पानी भरने भी नहीं दिया। उन्हें डर था कि कहीं वो अछूत ना हो और पूरा कुआं अपवित्र ना हो जाए। ये छोटा सा वाकया उस समय की सोशल कंडीशंस के बारे में बहुत कुछ बताता है। गहरे बैठे भेदभाव, डर और छुआछूत, जिन्हें गांधी जल्द ही चैलेंज करने वाले थे। गांधी मेथडिकल थे। चंपारण सीधे जाने से पहले उन्होंने मुजफ्फरपुर में रुककर कंप्लीट जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। 15 अप्रैल 1917 की आधी रात को जब उनकी ट्रेन पहुंची तो प्रोफेसर कृपलानी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। गांधी प्रोफेसर मलकानी के यहां ठहरे, जो एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे। गांधी ने खुद कहा कि उन दिनों किसी गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए मेरे जैसे आदमी को घर ठहराना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। छोटे कस्बों में इंडियंस होम रूल के सपोर्टर्स के लिए हमदर्दी दिखाने से डरते थे, लेकिन खबर तेजी से फैल गई। चंपारण के बंटाईदार किसान पैदल और जैसे तैसे आकर अपने चैंपियन को देखने लगे। लोकल वकीलों ने गांधी को उन केसों के बारे में बताया जो वे किसानों के लिए लड़ते थे, और गर्व से अपनी बड़ी फीसें भी बताईं। गांधी का जवाब? उन्होंने उन्हें समझाया। बोले, जब किसान कुचले हुए और डर से दबे हों तो केस कोर्ट में ले जाने से बहुत फायदा नहीं। उनके लिए असली राहत, उन्होंने कहा, डर से आजाद होना है। अब समझते हैं कि ये किसान किसके खिलाफ लड़ रहे थे। चंपारण की ज्यादातर उपजाऊ जमीन बड़े बड़े अंग्रेज मालिकों के पास थी और उस पर इंडियन किराएदार खेती करते थे। मेन क्रॉप थी नील, इंडिगो।
सिस्टम ऐसा था, लैंडलॉर्ड्स सभी टेनेंट्स को मजबूर करते थे कि वे अपनी जमीन का 15% हिस्से में नील लगाएं और पूरी नील की फसल किराए के रूप में सौंप दें। सिर्फ 15% की नहीं, पूरी नील की फसल। यह सब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से लागू करवाया जाता था। फिर कुछ बदल गया। लैंडलॉर्ड्स को पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक नील बना ली है। अचानक असली नील की वैल्यू कम हो गई। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने शेयर क्रॉपर्स से एग्रीमेंट करवाए कि वे 15% वाली व्यवस्था से छुटकारा पाने के बदले उन्हें मुआवजा, कंपनसेशन दें। बहुत से किसान इस जुल्मी सिस्टम से छूटने की उम्मीद में खुद ही साइन कर बैठे। जो रजामंद नहीं हुए उन्होंने वकील किए और लैंडलॉर्ड्स ने गुंडे रखे उन्हें डराने के लिए। यहां आता है क्रिटिकल मोमेंट। धीरे धीरे सिंथेटिक नील की खबर उन अनपढ़ किसानों तक भी पहुंच गई जिन्होंने पहले ही साइन कर दिए थे और पैसे दे दिए थे। उन्हें समझ आया कि उन्हें धोखा दिया गया। लैंडलॉर्ड्स उन्हें दया से नहीं छोड़ रहे थे, वो एक ऐसी फसल छोड़ रहे थे जो अब फायदेमंद नहीं रही। किसानों ने उस चीज से छुट्टी के लिए पैसे दे दिए जो लैंडलॉर्ड्स खुद छोड़ना चाहते थे। तो नेचुरली उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे और तभी गांधी चंपारण पहुंचे। गांधी ने फैक्ट्स जुटाने से शुरुआत की। पहले वे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिले। सेक्रेटरी ने ठंडेपन से कहा कि वे किसी आउटसाइडर को कोई जानकारी नहीं दे सकते। गांधी का जवाब, मैं आउटसाइडर नहीं हूं। फिर वे तिरहुत डिवीजन के ब्रिटिश कमिश्नर से मिले। गांधी लिखते हैं कि कमिश्नर मुझे धौंस दिखाने लगे और फौरन तिरहुत छोड़ देने को कहा। क्या गांधी चले गए? बिल्कुल नहीं। वे सीधे चंपारण की कैपिटल मोतिहारी पहुंच गए, कई वकीलों के साथ। रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ी भीड़ ने गांधी का स्वागत किया। उन्होंने वहीं हेडक्वार्टर्स बनाए और अपनी जांच जारी रखी। जब खबर आई कि पास के गांव में एक किसान के साथ बुरा बर्ताव हुआ है, तो गांधी ने खुद जाकर देखने का फैसला किया। अगली सुबह वे हाथी पर सवार होकर निकले, लेकिन थोड़ी दूर ही गए थे कि पुलिस सुपरिंटेंडेंट का मैसेंजर उन्हें पकड़कर लौट आने का हुक्म दे गया। गांधी वापस आ गए, पर जब उन्हें चंपारण तुरंत छोड़ने का ऑफिशियल नोटिस दिया गया, तो उन्होंने रिसीट पर साइन किया और लिख दिया कि वे इस ऑर्डर की अवज्ञा, डिसओबे करेंगे। नतीजा, अगले दिन कोर्ट में हाजिर होने का समन। गांधी सारी रात जागकर तैयारी करते रहे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम भेजा, आश्रम के लिए हिदायतें भेजीं और वायसराय को पूरा रिपोर्ट वायर किया। और फिर कुछ मैजिकल हुआ। सुबह हुई और मोतिहारी किसानों से भर गया, हजारों की भीड़। इन लोगों को गांधी के साउथ अफ्रीका वाले काम का नहीं पता था। उन्होंने बस इतना सुना था कि एक महात्मा जो उनकी मदद करना चाहता है, सरकार के साथ मुश्किल में है। कोर्ट हाउस के बाहर उनकी स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन उनके ब्रिटिश डर से मुक्त होने की शुरुआत थी। सोचिए, इसका मतलब पहली बार ये डरे सहमे किसान बिना हिंसा के सिर्फ अपनी मौजूदगी और एकता से खड़े हो गए। अधिकारियों को गांधी के कोऑपरेशन के बिना खुद को बेबस लगा। गांधी ने उन्हें भीड़ कंट्रोल करने में मदद की। वे नम्र और दोस्ताना रहे और ऐसे ही उन्होंने उन्हें पक्का सबूत दिया कि ब्रिटिश ताकत, जिससे लोग हमेशा डरते रहे थे, इंडियंस द्वारा चैलेंज की जा सकती है। सरकार कंफ्यूज हो गई। प्रोसिक्यूटर ने पोस्टपोनमेंट मांगा। गांधी ने देरी का विरोध किया और एक स्टेटमेंट पढ़कर खुद को दोषी माना। उन्होंने समझाया कि वो ड्यूटीज के कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हैं। एक तरफ वे कानून तोड़ने की बुरी मिसाल नहीं बनना चाहते, दूसरी तरफ उन्हें ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस करनी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑर्डर की अवज्ञा कानूनी अथॉरिटी की इज्जत की कमी से नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व के एक उच्च नियम, अंतरात्मा की आवाज की आज्ञा मानते हुए की है। इसी बीच बिहार से कई बड़े वकील पहुंच गए, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक वगैरह। गांधी ने उनसे एक सिंपल सवाल किया, अगर मुझे जेल हो जाए तो आप क्या करेंगे? सीनियर वकील ने ईमानदारी से कहा, वे सलाह देने और मदद करने आए हैं, पर अगर गांधी जेल चले गए तो सलाह देने के लिए कोई नहीं रहेगा और वे घर चले जाएंगे। गांधी का जवाब दिल पर लगा। फिर शेयर क्रॉपर्स पर हो रहे जुल्म का क्या? वकील लोग आपस में सलाह करने चले गए और राजेंद्र प्रसाद ने बाद में लिखा,
उन्होंने सोचा कि गांधी बिल्कुल अजनबी हैं, फिर भी किसानों के लिए जेल जाने को तैयार हैं। अगर हम, जो पास के जिलों के रहने वाले और इन किसानों की सेवा का दावा करने वाले हैं, घर चले जाएं, तो ये शर्मनाक भगोड़ापन होगा। वे वापस गांधी के पास आए और बोले कि वे जेल जाने तक उनके साथ हैं। गांधी की रिएक्शन? चंपारण की लड़ाई जीत ली गई। उन्होंने तुरंत एक कागज लिया और उन्हें जोड़ों में बांटा, लिख दिया कि किस जोड़ी को किस क्रम में गिरफ्तारी देनी होगी। कुछ दिनों बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस ड्रॉप करने का ऑर्डर दे दिया। मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस पहली बार जीत गया था। अब असली काम शुरू हुआ। गांधी और वकीलों ने किसानों की शिकायतों की बड़ी जांच शुरू की। करीब 10,000 किसानों के बयान लिखे गए, ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हुए। पूरा इलाका जांच पड़ताल से गूंजने लगा और उधर लैंडलॉर्ड्स जोर जोर से विरोध करने लगे। जून में गांधी को सर एडवर्ड गेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ने बुलाया। जाने से पहले गांधी ने अपने साथियों के साथ डिटेल प्लान बनाए कि अगर वे वापस न लौटें तो सिविल डिसोबीडियंस कैसे चलेगी। 4 लंबी मीटिंग्स के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नील बटाईदार किसानों पर एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना दिया। उस कमीशन में लैंडलॉर्ड्स, सरकारी अफसर थे और किसानों की तरफ से अकेले गांधी थे। ऑफिशियल इंक्वायरी में बड़े प्लांटर्स के खिलाफ सबूतों का पहाड़ खड़ा हो गया। यह देखकर उन्होंने प्रिंसिपल में रिफंड देने को मान लिया, पर पूछा, हमें कितना देना होगा? उन्हें लगा गांधी पूरी चोरी हुई रकम वापस मांगेंगे, पर गांधी ने सिर्फ 50% मांगा। प्लांटर्स को लगा बार्गेनिंग की गुंजाइश है। उन्होंने 25% ऑफर किया, सोचकर कि गांधी मना कर देंगे, पर उनकी हैरानी की हद नहीं रही जब गांधी ने तुरंत मान लिया। क्यों? गांधी ने शानदार ढंग से समझाया। रकम से ज्यादा जरूरी यह था कि लैंडलॉर्ड्स मजबूर होकर पैसा लौटाएं और साथ ही अपनी प्रेस्टीज, इज्जत का एक हिस्सा भी। अब तक प्लांटर्स अपने आप को कानून से ऊपर समझते थे। अब किसानों ने देखा कि उनके भी हक हैं और उनके लिए खड़े होने वाले नेता हैं। उन्होंने हिम्मत सीखी और वक्त ने साबित किया कि गांधी सही थे। कुछ ही सालों में ब्रिटिश प्लांटर्स ने अपनी एस्टेट्स पूरी तरह छोड़ दी, जो किसानों को वापस मिल गईं। नील की बंटाईदारी पूरी तरह खत्म हो गई। पर गांधी की असली महानता यह है, उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सॉल्यूशंस पर ही नहीं रुके। गांधी ने देखा कि चंपारण के गांवों में कल्चर और सोशल हालत बहुत पिछड़ी हुई है और वे तुरंत कुछ करना चाहते थे। उन्होंने टीचर्स के लिए अपील की। उनके शिष्य महादेव देसाई और नाहारी पारिक अपनी पत्नियों समेत तैयार हो गए और टीचर्स बॉम्बे, पूना और इंडिया के अलग अलग हिस्सों से आए। गांधी के छोटे बेटे देवदास और उनकी पत्नी कस्तूरबाई भी पहुंचे। 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबाई ने पर्सनल क्लीनलीनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन के आश्रम नियम सिखाए। हेल्थ कंडीशंस बहुत खराब थीं। गांधी ने एक डॉक्टर को 6 महीने के लिए वॉलंटियर कराया। उनके पास 3 मेडिसिन थी, अरंडी का तेल, कास्टर ऑयल, कुनैन और सल्फर ऑइंटमेंट। ट्रीटमेंट सिंपल था, जीभ पर मैल, कास्टर ऑयल, मलेरिया, कुनैन प्लस कास्टर ऑयल, स्किन प्रॉब्लम, ऑइंटमेंट प्लस कास्टर ऑयल, हर चीज के साथ कास्टर ऑयल। गांधी ने देखा कि औरतों के कपड़े बहुत गंदे हैं। उन्होंने कस्तूरबाई से कहा, उनसे बात करो। एक औरत कस्तूरबाई को अपनी झोंपड़ी में ले गई और बोली, देखो, यहाँ कोई बॉक्स या कबोर्ड नहीं है। जो साड़ी में पहने हूं बस वही एक है। ये बताता है कि गांधी ने कितनी गहरी गरीबी देखी और उसे दूर करने का उनका कमिटमेंट। चंपारण में रहते हुए भी गांधी अपने आश्रम से करीब से जुड़े रहे। वे रेगुलर इंस्ट्रक्शंस चिट्ठियों से भेजते और फाइनेंशियल अकाउंट्स मांगते। एक बार तो उन्होंने याद दिलाया कि पुरानी लैट्रीन की खाइयां भर दें और नई खोदें, वरना बदबू शुरू हो जाएगी। गांधी चंपारण में पहले 7 महीने लगातार रहे, फिर कई छोटे छोटे विजिट्स किए। जो ट्रिप कुछ दिनों की होनी थी, उसने लगभग 1 साल ले लिया। एक और पावरफुल घटना जरूर शेयर करूंगा। चंपारण एक्शन की शुरुआत में चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज, एक इंग्लिश अहिंसावादी और गांधी के डिवोटेड फॉलोअर, फिजी जाने से पहले गुड बाय कहने आए। गांधी के वकील दोस्तों ने सोचा कि इस अनइक्वल फाइट में हमारे साथ एक अंग्रेज हो तो मदद मिलेगी। एंड्रूज तैयार थे अगर गांधी मान लें,
पर गांधी कड़े शब्दों में खिलाफ थे। उन्होंने कहा, आप सोचते हैं कि इस अनइक्वल फाइट में अगर हमारे साथ एक अंग्रेज हो तो मदद मिलेगी। ये आपके दिल की कमजोरी दिखाता है। मामला जस्ट है और आपको खुद पर भरोसा करके ही ये बैटल जीतनी चाहिए। आपको मिस्टर एंड्रूज का सहारा नहीं लेना चाहिए सिर्फ इसलिए कि वो अंग्रेज हैं। राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं, उन्होंने हमारे मन को सही पढ़ लिया और हमारे पास कोई जवाब नहीं था। गांधी ने हमें इस तरह सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का लेसन दिया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस और शेयर क्रॉपर्स की मदद, ये सब गांधी की विजन में एक साथ जुड़े थे। गांधी खुद चंपारण एपिसोड को अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कहते थे। उन्होंने समझाया, मैंने बहुत साधारण काम किया। मैंने बस ये कहा कि ब्रिटिश मेरे ही देश में मुझे हुक्म नहीं दे सकते। पर ध्यान दीजिए, चंपारण एक डिफाइंस, विद्रोह के एक्शन से शुरू नहीं हुआ था। यह तो बहुत सारे गरीब किसानों की तकलीफ कम करने की कोशिश से निकला। यही था गांधी का पैटर्न। उनकी पॉलिटिक्स लाखों लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों से जुड़ी रहती थी। उनकी वफादारी किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से नहीं, बल्कि जीते जागते इंसानों से थी। जो भी गांधी करते, उसमें वे एक नए फ्री इंडियन को गढ़ना चाहते, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और इसी तरह इंडिया को फ्री बना सके। तो इस इनक्रेडिबल चैप्टर से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, परसिस्टेंस मायने रखता है। राजकुमार शुक्ला की हार न मानने वाली जिद ने इतिहास बदल दिया। दूसरा, करेज फैलता है। जब किसानों ने देखा कि गांधी अथॉरिटी के सामने डटकर खड़े हैं, तो उन्हें अपनी भी हिम्मत मिली। तीसरा, रियल चेंज जड़ों को ठीक करता है, सिर्फ लक्षण नहीं। गांधी ने सिर्फ पैसे के लिए नहीं, इज्जत, एजुकेशन, हेल्थ और सेल्फ रिलायंस के लिए लड़ाई लड़ी। और आखिर में, फ्रीडम वहीं से शुरू होती है जहां लोग डरना छोड़ देते हैं। चंपारण सत्याग्रह ने इंडिया को दिखाया कि ब्रिटिश पावर को चैलेंज किया जा सकता है। इसने साबित किया कि नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस काम कर सकता है, और यह भी दिखाया कि टिकाऊ बदलाव पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल हर लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन से आता है। धन्यवाद देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, और याद रखिए, आप में दुनिया बदलने की ताकत है, जैसे चंपारण के किसानों ने खोज ली थी।